अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गणेश विसर्जन के दौरान सियासी जलसों पर पाबंदी का किया ऐलान। हैदराबाद में बस की टक्कर से नौजवान लड़की हलाक, ड्राइवर की गफलत का शुबा। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने गणेश विसर्जन के नाक़िस इंतजामात पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज का किया ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गणेश विसर्जन के लिए इंतजामात मुकम्मल होने का किया ऐलान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का किया ऐलान। अगला वज़ीर आला भी आम आदमी पार्टी से ही होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खवातीन कांग्रेस को यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। खवातीन के हुकूक पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र 17 सितंबर को तमाम सियासी जलसों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कलेक्ट्रेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वजाहत की कि गणेश विसर्जन का मरकजी जुलूस उसी दिन मुकर्रर है और उसी दौरान तीनों कमिश्नरेट के तहत आने वाले इलाकों में सियासी सरगर्मियां नहीं होंगी। प्रभाकर ने आवाम से अपील की है कि वो गणेश विसर्जन जुलूसों को किसी भी सियासी रंग के किए बगैर मुनज़्ज़म करें। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने गणेश विसर्जन और मिलादुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों पर पुरअमन इनेकात के लिए मौसर इंतजामात किए हैं और खबरदार किया कि अगर कोई फर्द या तंजीम लोगों को उकसाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त इक़दामात की हिदायत दी है। गौरव मुख्यमंत्री गारू मुग्गुरु कमिश्नर्లతో डीजीपी గారి స్థాయిలో మాట్లాడి మనం జాగ్రత్త నిమజ్జనం ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మిగతా సైబరాబాద్ ఉన్నా రాచకొండ ఉన్నా హైదరాబాద్ కేంద్రంగానే మిగతా చిన్న చిన్న ట్యాంక్స్ ఉన్నా ట్యాంక్ బండ్ కేంద్రంగానే జరుగుతాయి కార్యక్రమం అందరికీ తెలుసు. సో మనం జాగ్రత్తగా ఉండి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండి ప్రజల సహకారం అడగడం తప్పులేదు. అంతే తప్ప మనం ఇక్కడ ఎవరినో ఉద్దేశించో లేకపోతే ఎవరికైనా జరుగుతున్న పరిణామాల మీద కాదు. ఇప్పటికే మేయర్ గారు దాని తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी तालीमात सिर्फ एक मज़हब के पैरोकारों के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का पैगाम है। उन्होंने वजाहत की कि अगरचे हमारी मज़हब, ज़ुबान और कल्चर मुख्तलिफ हो सकते हैं और हमारी मुक़द्दस किताबें कुरान, बाइबल और गीता भी अलग अलग हैं, लेकिन उन सब का मकसद अमन शांति, भाईचारा और बेहतर तालीमात को फ़रोग देना है। रेवंत रेड्डी ने समाज में नफरत फैलाने वालों की मजम्मत करते हुए कहा कि हमें मुत्तहिद होकर इस जहर को रोकना होगा। उन्होंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की तसनीफ की तारीफ की और कहा कि किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया के सामने लाने का एक बेहतरीन इक़दाम है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की रियासत तेलंगाना और हैदराबाद से ताल्लुक़ पर फ़ख्र का इजहार किया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP की क़यादत की सताइश की। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में गरीबों, दलितों और आदिवासियों के मसाइल को जुर्रतमंदी से उठाते हैं और हालांकि वो बाज़ औक़ात कांग्रेस की भी खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये सियासी इख्तलाफात हमारी भाईचारा पर असर अंदाज नहीं हो सकते। इंतखाब के बाद हम सब अपने शहर और रियासत के मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जो रास्ता दिखाए वो रास्ता खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के मगर चुनाव जीतने के लिए एक जहर फैला के अपने आपस में एकदम फिर कभी मिले नहीं मिले जैसा कुछ कामों करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बच के रहना है। आगे यहाँ से कोई भी अगर चुन के जा रहा है इस देश को बचाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले रहा तो और बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को बचाने का आज़ादी हमने लड़के ला ली, इस मुल्क को बचाने की जिम्मेदारी भी अपना ही है। तो जैसे
मौलाना रहमानी साहब जो प्रॉफिट मोहम्मद रास्ता जो दिखाए वो रास्ता में गए तो इस मुल्क को बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ एक अच्छा रास्ता में हम लोग चलना है। ये अच्छा रास्ता अपने को आगे अच्छे दिन लाएंगे। हम लोग सब मिलकर सबके साथ हम लोग ये सरकार चलाने के लिए, और यहाँ के पिछले हिस्ट्री भी देखो, 2 बार नायडू जी को जीता है, 2 बार राजशेखर रेड्डी जी को जीता है, 2 बार चंद्रशेखर राव को भी जीता है, 2 बार कांग्रेस के भी सरकार बनाने के उम्मीद है। ये 10 साल हम गरीब लोगों के लिए, गरीब तरक्की के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ऐसे मौका बार बार आए तो मैं बहुत खुशी हो जाऊंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी सुनने के लिए, मिलने के लिए एक अच्छा मौका है। इतने सारे स्कॉलर्स को मिलने का मौका कभी बहुत कम मिलते, ये अच्छा जो मौका मिला है। और जो ऑर्गेनाइजर से जो शामिल हुए बड़े नेता लोग, बहुत सारे जाने माने बड़े बड़े लोग हैं। हम ऐसी किस्मत है कि हम मंच पे बैठे हुए हैं, मगर मंच के नीचे जो लोग हैं हमारे से कोई कम नहीं है, हमारे से भी बहुत एक्सपीरियंस और दुनिया के लिए जो काम कर रहे हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों। तेलंगाना हाईकोर्ट के डी विनोद कुमार ने फैसला दिया है कि झील के शक्कीम अराजी पर तामीर करदा इमारतों को मुनहदिम करने से पहले हुक्काम को कोई नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। ये फैसला 8 सितंबर को उमा महेश वर्मा और रमेश की तरफ से हैदराबाद के अमीनपुर झील के बफर जोन में तामीर इमारतों को गिराए जाने के बाद किया गया था। अदालत ने 1970 के दस्तावेजात की बुनियाद पर गौर किया जाएगा, क्योंकि ये झील 400 एकड़ पर मुश्तमिल है, जबकि 2007 में जारी की गई दस्तावेजात के बजाय 1970 की दस्तावेजात अहम है। अदालत ने वजाहत की कि इन दस्तावेजात में कोटाचिरिवू के FTL और बफर जोन का सही इलाका दिखाया गया है। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अहलकारों ने 9 एकड़ अराजे पर इमारतें गिरा दी। वकील के मुताबिक अहदेदारों ने इमारतों को ये कहकर गिराया कि ये FTL इलाकों में है और इसके लिए कोई पेशगी इत्तला की जरूरत थी। अहदेदारों को वजाहतें जांच कर हुक्म जारी करना चाहिए था। अदालत ने कहा कि अगर इमारत FTL एरिया या झील के बफर जोन में है तो कोई नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। Shortly, there is an ordinance which is likely to come up probably in the next month or so. దానికి కావాల్సినటువంటి హోంవర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. ఆర్డినెన్స్ తర్వాత న్యాచురలీ నెక్స్ట్ అంటే అసెంబ్లీ సెషన్లో within 6 weeks it has to be passed as a legislation. As it is, as per the GO, we are now we do not issue any notices. So let this be very clear. హైడ్రా నోటీసులు ఇచ్చింది అని చెప్పి వస్తుంటుంది, ఎక్కడ కూడా మేము నోటీస్ ఎక్కడ ఉండదు. సో వీఆర్ more of, we assist the local authorities like municipalities, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే రెవెన్యూ వాళ్ళు కానీ ఇంకా ఇతర అందర్ ఏజెన్సీస్కి మేము వి అసిస్ట్ దెమ్. సో టాస్క్ ఫోర్స్ ఎలా అయితే పనిచేస్తారో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ कल शहर के मादापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कुट्टागोड़ा चौराहे के करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान लड़की हलाक हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लड़की सड़क उबूर कर रही थी और पीछे से एक RTC बस ने उसे टक्कर मार दी। लड़की शदीद जख्मी हो गई और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बर न हो सकी। मकामी हादसा के करीब नस्ब CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में लड़की की मौत वाक़ हो गई है। मुतल्लिका पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया है। फौरी तौर पर लड़की की शनाख्त नहीं हो सकी और पुलिस इस वक्त मुकम्मल तहकीकात में मसरूफ है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने हुकूमत के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा का इजहार किया है। खासतौर पर टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के लिए नाकिस इंतजामात की वजह से समिति के कायदीन का कहना है कि पुलिस ने फ्लेक्स, रुकावटें और जूलियाँ इस तरह लगाई हैं कि जिस तरह टैंक बंड पर कोई मजहबी तकरीब या गणेश विसर्जन न हो, बल्कि इसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समिति के कायदीन ने कहा है कि गणेश विसर्जन हिंदू मजहब का एक अहम त्यौहार है और हुकूमत की जानिब से इस तरह के मुनासिब इंतजामात न करना काबिल मजम्मत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटें न सिर्फ विसर्जन के अमल को मुतासिर कर रही है, बल्कि अकीदतमंदों के जज्बात को भी ठेस पहुँचा रही है। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के अहदेदारों ने हुकूमत को दोपहर तक विसर्जन के इंतजामात बेहतर करने की मोहलत दी है और ख़बरदार किया है कि अगर हुकूमत ने बरोवक्त
इकदाम न किया तो वो शहर भर में एहतजाज करेंगे। మధ్యాహ్నం లోపట ఇక్కడ ఏర్పాట్లు గిన ప్రారంభం కాకపోతే సాయంత్రం మా కమిటీ ఉన్నది. మేము నగరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఏరియాల నుంచి ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులను పిలిచినాము. రేపు పెద్ద ఎత్తున నగరం లోపట ఆందోళన కార్యక్రమానికి నగరం స్తంభింపజేస్తాము. ఎక్కడి గణపతి మండపాలు అక్కడనే మేము గుళ్ళు కడతాం. ఎక్కడ నగరాన్ని మొత్తం స్తంభింపజేస్తాం. కాబట్టి వాళ్ళ అల్టిమేటం ఇస్తా ఉన్నాం. మధ్యాహ్నం లోపట ప్రభుత్వం సరైనటువంటి ఏర్పాట్లు ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం ఎట్లా ఏర్పాట్లు చేస్తుందో ఆ ఏర్పాట్లు చేయాల్సిందే. మీకు చేత కాకపోతే ఎందుకు మీటింగులు పెట్టిరు, ఎందుకు చేస్తామని చెప్పిండ్రు, ప్రజలు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు చేత కాకపోతే మేము చేసుకుంటాం. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया है कि मंगल को गणेश मूर्तियों की विसर्जन के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गणेश मंडपों को मुफ्त बिजली की सहूलतें फराहम की गई और विसर्जन के दौरान पुलिस मुलाजिमीन चौकस रहेंगे। वजीर ने पुरअमन तरीके से विसर्जन की दरख्वास्त की है और कहा कि अगर कोई मसाइल पेश हो तो हुक्काम की तवज्जो दहाई कराई जाए। वजीर पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने ओहदेदारों और कौंसल्स के साथ एलम्मा तालाब में विसर्जन के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बगैर किसी मुश्किल के विसर्जन के तमाम इंतजामात को यकीनी बनाएं और तालाब में रोशनी के निज़ाम के सिलसिले में कई तजावीज़ भी पेश किए। 17వ తేదీ మంగళవారం నాడు హైదరాబాద్లో జరిగే గణేష నిమజ్జనం గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్నట్టే జరుగుతుంది. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈసారి మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడంతో పాటుగా నగరానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చినారు. కాబట్టి ఎటువంటి అపోహలు దుష్ప్రచారాలు నమ్మద్దండి. అందరూ కూడా కలిసి ఒక ఉత్సవంగా ఈ గణేష నిమజ్జన వేడుకలు జరుపుకుందామనే మాట మనవి చేస్తూ ఈ 17 నాడు జరిగే గణేష ఉత్సవ నిమజ్జనానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగితే సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తెమ్మని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल गुज़श्ता रोज ही तिहाड़ जेल से बाहर आए। इस दरमियान इतवार को उन्होंने अगले 2 दिनों में वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए सभी को हैरान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने वजाहत की है कि इस इस्तीफा के बाद कानून साज पार्टी की मीटिंग में नए वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा, जो कि आम आदमी पार्टी से ही होगा। उन्होंने अवाम और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो उस वक्त तक वजीर आला नहीं होंगे जब तक अवाम की अदालत में कामयाबी नहीं मिल जाती। केजरीवाल ने इशारा दिया है कि दिल्ली की इंतखाब नवंबर में होगी और वह अवाम की हिमायत के बाद वजीर आला की कुर्सी संभालेंगे। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनाहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है
आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने दो दो राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर, इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर। ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खवातीन कांग्रेस के यौम तासीस पर उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा है कि खवातीन को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि आइन में खवातीन को दिए गए हुकूक को यकीनी बनाना जरूरी है और कांग्रेस इस मकसद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। खड़गे ने बयान देते हुए कहा है कि आधी आबादी को पूरा हक मिलना एक आइनी जिम्मेदारी है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पर पाबंद अहद है। हमारे मुल्क की खवातीन की ताकत ने जिद्दोजहद आज़ादी के लेकर खलाई परवाज तक मुल्क की तामीर में अपनी नुमाया खिदमत पेश की है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के करीब आने के साथ साथ सियासी सरगर्मियां उरूज पर है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस दौरान साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात पर एक प्रोग्राम में कई अहम बातें की। एबीपी के शिखर सम्मेलन में पूछे गए सवालात के जवाब में स्मृति ईरानी ने किसान तहरीक और पहलवानों के मामले पर बीजेपी के मुमकिन नुकसानात के बात को मुस्तरद करते हुए कहा, हुकूमत हिंद ने गैर जानिबदारी से मामले की जाँच कराई और उनके मुतालबात पर तवज्जो दी। चूँकि मामला अभी अदालत में है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहूंगी। इसके अलावा जब स्मृति ईरानी से पूछा गया कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात के दौरान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का क्या असर होगा, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि केजरीवाल को दिल्ली की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया है, तो पहले वो वहां काम करके दिखाए।
2020 के दिल्ली फसादात के मुल्जिम तलबा कारकुन उमर खालिद को सख्त गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत बगैर किसी मुकदमे या जमानत के 4 साल से तिहाड़ जेल में रखा गया है। मुख्तलिफ अदालतों में बार बार जमानत के दरखास्तों और मुतअद्दिद इल्तवा के बावजूद खालिद की नजरबंदी जारी है। खालिद का दावा है कि उनकी शिरकत सिर्फ पुरअमन एहतजाज तक महदूद थी, लेकिन उनका मकसद अदालती अमल में ताखीर और UAPA के इतलाक पर वसी तर खदशात को उजागर करता है। अगरचा फसादात से मुतालिक 2000 से ज्यादा मुल्जिमान को जमानत दी जा चुकी है। खालिद की तवील मुकदमे की समाअत से पहले की नजरबंदी निजाम, इंसाफ और सियासी तौर पर लगाए गए मुकदमात के अमल पर सवालात उठाती है। उनका केस आईनी हुकूक और अदालती गैर जानिबदारी पर बहस को हवा देता है और ये जाहिर करता है कि संगीन इल्जामात के तहत फर्द की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह एक चैलेंज बन सकता है। सत्य में वजह थे, सत्य की विजय होगी, लेकिन कब होगी और कहाँ होगी ये नहीं बताता हमारे देश का। आज 13 सितंबर 4 साल पूरे उमर खालिद को जेल में बिना किसी अपराध के, बिना किसी बेल के और बिना सुनवाई के। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, आपको किसी मनगढ़ंत मुकदमे के अंदर पकड़ लिया जाए, आप कहें मैंने किया नहीं, कहेंगे कोर्ट में बताओ, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और कहेंगे कि आपको ऐसा मुकदमा है कि बेल नहीं मिल सकता, जमानत नहीं मिल सकती। आप कहेंगे हो क्या रहा है भाई इस देश में? यही हो रहा है उमर खालिद और 12 और लोगों के साथ 4 साल से या उससे भी ज्यादा से। बिल्कुल मनगढ़ंत मुकदमे में UAPA का केस लगाया गया है। मैं हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मनगढ़ंत है, झूठा है मुकदमा पूरी तरह से। जिन लोगों ने वीडियो पर आके कहा कि पुलिस के हम कानून अपने हाथ में लेंगे दंगे से पहले, खुल के दंगे भड़काए वीडियो पे लाके, उन पे कुछ नहीं हो रहा। और जिन लोगों ने गांधी की बात की, जिन लोगों ने अहिंसा की बात की, उस उमर खालिद पे मुकदमा चलाया जा रहा है, उस पे केस बनाया जा रहा है। मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने उमर खालिद के साथ एक नहीं कई मीटिंग्स एड्रेस की। हर मीटिंग में उमर खालिद ने ये NTCA के जमाने में हमेशा कहा हमें नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करना है, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं। जब दंगे हुए उमर खालिद उससे पहले से दिल्ली में था ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें चार्जशीट में कही हैं जिन तमाम चीजों का मैं खुद गवाह हूं और जानता हूं कि कोई बेसिर पैर की चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मुकदमा बन गया, ठीक है, कोर्ट में जाके आप अपनी बेगुनाही साबित कर लीजिए। पर बेगुनाही कैसे साबित करें? मुकदमा तो शुरू ही नहीं हो रहा। 4 साल हो गए। जैसे ही मुकदमा शुरू होने की नौबत आती, दिल्ली पुलिस एक नई चार्जशीट फाइल करती, कहती कि हमें कुछ नए सुराग मिले हैं और चलाना है, क्योंकि मनगढ़ंत मुकदमा है, कोर्ट के सामने आ गया, खारिज हो जाएगा, इसलिए और चलाओ। 4 साल से ये नाटक चला रही है दिल्ली पुलिस। अब जाके बोला है कि हमने पूरा किया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जिनके पास, जिनके बारे में एविडेंस है, जहां एविडेंस है ही नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बेल नहीं। 14 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख लग चुकी है, फैसला नहीं हुआ। ये 4 साल दाग है, ये दाग है इस देश की संपूर्ण न्याय व्यवस्था पे। पुलिस, प्रशासन, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, सब पर एक धब्बा है। ये धब्बा है भारत के संविधान पे। और ये सब उस शख्स के बारे में, उस उमर खालिद पे, जो कि इस देश का हीरो होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूं कि अपराधी नहीं है, हीरो है वो, हीरा है इस देश का। एक ऐसा व्यक्ति जो हर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, ईमानदारी से खड़ा होता है। मुसलमान है पैदाइश से, मुसलमान के विरुद्ध हो रहे अन्याय के बारे में बोलता है, साथ में हर अन्य वर्ग के विरुद्ध हो रहे अन्याय पर भी उतनी ही मुखरता से बोलता है। हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ बोलता है,
मुस्लिम कम्युनिज्म के खिलाफ भी बोलता है, गांधी की बात बोलता है, वो भगत सिंह की बात बोलता है। ऐसे लोग सिर्फ एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के युवाओं का हीरो है। एक दिन ये लोग देखेंगे, एक दिन ये देश देखेगा। उमर, आप बाहर आओ। आखिर में हेडलाइंस फिर। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गणेश विसर्जन के दौरान सियासी जलसों पर पाबंदी का किया ऐलान। हैदराबाद में बस की टक्कर से नौजवान लड़की हलाक, ड्राइवर की गफलत का शुबा। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने गणेश विसर्जन के नाक़िस इंतजामात पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज का किया ऐलान। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गणेश विसर्जन के लिए इंतजामात मुकम्मल होने का किया ऐलान। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का किया ऐलान। अगला वजीर आला भी आम आदमी पार्टी से ही होगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खवातीन कांग्रेस को यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। खवातीन के हुकूक पर दिया जोर। 1 TB उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।